हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए गौरी चिचानी फ्रॉम वीडी एजुकेशन। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन का फर्स्ट जो चैप्टर है थेरोटिकल फ्रेमवर्क, उसका 8th यूनिट दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस, मतलब एएस और इंड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 9 में कवर किया गया है थ्योरी पार्ट में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं यूनिट 8 में। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। आई होप सब साथ में लेके बैठे हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ लेके बैठिए, क्योंकि अपन थ्योरी उसी में से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कम टू योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एंड पेज नंबर 1.84 ऑफ अकाउंट्स मॉड्यूल। ठीक है, 1.84 यूनिट 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आए आप वहाँ पे। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द इशू ऑफ, उन्होंने दिया है क्या क्या इशू डील करता है। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चार चीज़ें, सबसे पहले रिकॉग्निशन, देन मेजरमेंट, देन प्रेजेंटेशन और सबसे लास्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। देन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अपन डिटेल में और नीचे पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। ठीक है, तो 1.85 से स्टार्ट करते, पेज नंबर 1.85 पे आइए। थेरोटिकल फ्रेमवर्क फर्स्ट चैप्टर यूनिट 8 पेज नंबर 1.85। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ पढ़ते चलो और मैं जो बोलती हूँ उसको हाईलाइट करते चलो। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स the financial results of an enterprise to various stakeholders by means of financial statements. If the financial accounting process is not properly regulated, there is a possibility of financial statements being misleading, tedious, and providing a distorted pictures of business rather than the truth. Yes, to ensure the transparency, consistency, and comparability, adequacy, and reliability of financial reporting, it is essential to standardize the accounting principles and policies. Highlight that statement. To ensure the transparency, consistency, comparability, reliability, and adequacy of financial reporting, it is essential to standardize the accounting principles and policies. Accounting standards provide framework and standard accounting policies for treatment of transactions and events so that the financial statements of different enterprises become comparable. क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं? ताकि सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं जो सबने फॉलो करने चाहिए। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, सारे एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो सकते हैं। कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब हो सकते हैं? जब सिमिलर आइटम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करके वैल्यू किए गए हो। अगर एक एंटरप्राइज कोई और तरीका वैल्यूएशन के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज कर रही है, बट सेम बिजनेस की एंटरप्राइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कोई अलग तरीका यूज कर रही है, सपोज एक फीफो कर रही है और एक वेटेड एवरेज कर रही है, तो वी कैन नॉट कंपेयर देयर परफॉर्मेंस। ओके, तो वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए गए हैं। Then accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement. Highlight करो वो first statement को, second paragraph के first statement को। क्या है accounting standards? क्या है accounting standards? are written policy documents। क्या होते हैं वो? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द एक्सपर्ट बॉडी, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure of accounting transaction and events in the financial statement. The ostensible purpose of standard setting bodies is to promote the dissemination of timely and useful financial information to investors and certain other parties having an interest in the company's economic performance.
वही बोल रहा है कि यूजफुल और टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचनी चाहिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के पीछे का पर्पस है। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द इशू ऑफ क्या इशू डील करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लिखो आपके नोट में, शॉर्ट नोट तो बना ही रहे हो ना, तो वैसे वहां पे लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द इशू ऑफ, फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ, first is what? Recognition of events and transactions. Recognition of events and transactions in the financial statement. ठीक है, recognition of event and transaction in the financial statement. सबसे पहले recognition आ गया आपका, very important. Then second is measurement ठीक है, measurement of these transactions and events, measurement of transactions and events, पहले recognize करो वो transaction को, then measure करो वही transaction और event को। ठीक है, then presentation in the financial statements, presentation in फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूनिट में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स, क्या डील करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या क्यों यूज किए जाते हैं, क्या यूज मतलब अपन उसके वो यूजफुल क्यों है, क्योंकि वो रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, third is presentation of this transaction and events in the financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the readers. presentation उसका ऐसा होना चाहिए कि वो रीडर मतलब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडेबल रहे। ठीक है, एंड लास्ट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट which should be there to enable the public at large and the stakeholders and the potential investors in the particular to get an insight into what the financial statements are trying to reflect and they are facilitating them to take the prudent and informed business decision. Disclosure उसका इस तरीके से होना चाहिए कि existing stakeholders के साथ साथ potential investors को, मतलब जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना सोच रहे कंपनी में, ऐसे इन्वेस्टर्स को भी वो पता होना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये हो गया। देन यहाँ होते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पॉइंट खत्म। क्लियर है, बहुत इजी है, ये चार पॉइंट तो याद रख लो। मतलब ऐसे उठा, मतलब कोई नींद में से भी उठा के पूछे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या डील करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, चार पॉइंट याद रखो। ठीक है, देन आगे बढ़ते, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। The whole idea of accounting standard is centered around harmonization of accounting policies and practices followed by the different business entities so that diverse accounting practices adopted for various aspects of accounting can be standardized. Of course, कब से अपन क्यों accounting standard इशू करने के पीछे सबसे फर्स्ट अपन पर्पस क्या देखे थे कि कंपेरेबल हो, स्टैंडर्डाइजेशन आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड standardize the diverse accounting policies with the view to highlight, eliminate the non-comparability of financial statements and thereby improving the reliability of financial statements. So, सबसे important purpose of issuing the accounting standard is what? Enable the comparability of the financial statement and thereby improving the reliability of financial statement. And second is provide the state of standard accounting policies, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड पॉलिसीज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह सब नॉर्म्स सेट करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इशू की जाते हैं और ये सब यूज करने के वजह से स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बनेंगे और वो कंपेरेबल बने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ये पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के पीछे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसेस द अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट within the bounds of rationality
thereby ensuring the comparability of financial statement of different enterprise. घुमा फिरा के वो बार बार यही बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही रीजन की वजह से इशू किए जाते हैं, दैट इज कंपेरेबिलिटी. और कंपेरेबिलिटी अगर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गई तो इट विल इंक्रीज एज द रिलायबिलिटी ऑल्सो. ओके, देन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट हो जाएगी उसके वजह से. ये सब उसके पीछे के पर्पस है. या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म. देन 8.3 पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अभी तक अपन ने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा. इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज की वजह से डील करता है, कौन से 4 पॉइंट थे वो, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. देन उसके बाद अपन आए थे पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट आर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? To enable the comparability and thereby enhancing the reliability of the financial statement. And second is to set the standard norm for valuation, to set the standard norms for accounting policies, valuation norms and disclosure requirements. Standardization आना चाहिए उसमें. देन अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन. हर चीज़ के फायदे और नुकसान तो दोनों होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी है. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड द मेथड्स of applying the accounting principles in the preparation and presentation of financial statement so that they may give a true and fair view. ठीक है, then by setting the accounting standards the accountant has the following benefits. क्या क्या है, हाईलाइट करेंगे. standards reduce the reasonable extent standard reduce to a reasonable extent or eliminate altogether confusing variations in accounting treatments used to prepare the financial statements. क्या बोल रहे हैं वो, it reduces or eliminate altogether confusing variations in the accounting treatment used to prepare the financial statement. बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज करने के पीछे जो कंफ्यूजन आ गया है वो दूर करते हैं या कुछ हद तक कम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देयर आर सेकेंड बेनिफिट, there are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed. Very important. Standard may call for disclosure beyond that required by law. ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा लॉ में बोला नहीं गया है कि ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यूजर शुड नो दैट इंफॉर्मेशन. तो इन दैट केस स्टैंडर्ड विल गिव द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि स्टैंडर्ड के हिसाब से तो डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो then third is the application of accounting standard would to limited extent facilitate the comparison of financial statement of companies situated in different parts of the world and also of the different companies situated in the same country. However, it should be noted in this respect that difference in the institutions, traditions and legal systems from one country to another give rise to difference in accounting standards adopted in different countries. Of course, अपने accounting standard बस इंडिया में यूज़ किए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे. इन दैट केस आप हो सकता है डिफरेंसेस हो, आप मतलब आप कंपेरेबल नहीं रह सके. ठीक है, तो वो ड्यू टू चेंज इन लीगल सिस्टम और ट्रेडिशंस वगैरह के वजह से जो चेंज आता है उसके वजह से वो कंपेयर नहीं कर सकते. वरना एक अगर सेम कोई और कंट्री है जो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रही है तो इन दैट केस वो कंट्री के एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप कंपेयर कर सकते हो. और विद इन द कंट्री तो कर ही सकते हो क्योंकि सारे एंटरप्राइज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. देन तो नीचे वो फिगर में दिया है, देखो बेनिफिट्स. क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंफ्यूजन दूर किया और स्टैंडर्डाइज किया. तो सबसे पहले यहीं पे याद कर लेंगे सब कुछ. बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज व्हाट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. देन सेकेंड इज रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर एंड थर्ड इज कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, नोट डाउन करेंगे. ये पॉइंट होने के बाद बेनिफिट्स का हेडिंग डालो. मैं बस आपको हेड पॉइंट्स लिखने बोल रही हूँ, अंदर का कुछ लिखने नहीं बोल रही हूँ. तो यहीं पे लिखेंगे, वो भी याद हो जाए यहीं पे, इसलिए. ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, लिखेंगे मेरे साथ, स्टैंडर्डाइजेशन
standardization of alternative accounting treatment. ठीक है, standardization of alternative accounting treatment. Then second is requirement for additional disclosure. Requirement for additional disclosure. ठीक है, second is requirement for additional disclosure. And last is comparability of financial statement. ये पर्पस में भी था, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये तीन बेनिफिट्स है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, नोट डाउन कर लो. ठीक है, हुआ. देन नेक्स्ट इज however, उसके नीचे however there are some limitations of accounting standards. First is difficulty in making the choice between different treatments. Alternative solution to certain accounting problems may each have argument to recommend them. Therefore, the choice between different accounting alternative treatment may become difficult. Of course, जहाँ पे ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अलग अलग है जो इक्वली एक्सेप्टेबल है, तो इन दैट केस वो अल्टरनेटिव चूज करने में डिफिकल्टी हो सकती है. देन सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड स्कोप. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. हाईलाइट दैट स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइट नहीं कर सकता है. ठीक है, मतलब स्टैट्यूट में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ डिस्क्लोज करने बोली है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ज़रूरत नहीं है, तो ओवरराइड नहीं हो सकता है. हाँ, एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मांग सकता है, ठीक है, बट ओवरराइड नहीं कर सकता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट. द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स. तो उन्होंने एक बहुत ही यूजलेस डायग्राम बनाया है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए. कोई मतलब ही नहीं है वो डायग्राम का, बट ठीक है. डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन अकाउंटिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्टेड स्कोप. देन अपन आते हैं 8.4 पॉइंट की ओर, मतलब प्रोसेस और फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं पढ़ेंगे साथ में. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, being a premier accounting body in the country, took upon itself the leadership role by constituting the Accounting Standard Board in 1977. The ICI has taken significant initiatives in this setting and issuing procedure of accounting standard to ensure that the standard setting process is fully consultative and transparent. The Accounting Standard Board considers the International Financial Reporting Standards (IFRS) while framing the Indian accounting standards in India and try to integrate them in the light of the applicable laws, customs, usages and business environment in the country. The composition of ASB includes representation of industries, namely ASSOCHAM, CII, FICCI, regulators, academics, government departments, etc. Although ASB is a body constituted by the Council of ICAI, it is independent in the formulation of accounting standard, and Council of the ICAI is not empowered to make any modification in the draft accounting standard formulated by the ASB without consulting with the ASB. ठीक है, एक तो ICAI ने एक बोर्ड सेट किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. किस लिए? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए. ICAI ने क्यों सेट किया? क्योंकि ICAI ये प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो ICAI ने एक बोर्ड सेट किया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं. अब ये ASB बोर्ड क्या करता है? IFRS मतलब क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपन नेक्स्ट यूनिट में देखने वाले इंड AS, उन दोनों को इस तरीके से वो मर्ज कर रहे हैं ताकि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो मतलब इंटरनेशनल लेवल से मैच कर पाए. इस तरीके से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने लास्ट में ये चीज़ और भी बोली है कि भले ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB ये ICAI ने बनाया है, बट उस पर ICAI का कोई कंट्रोल नहीं है. इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय ICAI, इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी. और अगर ASB ने इशू किए हुए ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंजेस करने हैं तो ICAI खुद नहीं कर सकता विदाउट रिकमेंडेशन और विदाउट कंसल्टिंग विद द ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. यही ये पैराग्राफ बोल रहा है. देन नीचे आते हैं द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी ब्रीफली आउटलाइंड एज फॉलोज. जो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो एक फ्लो चार्ट था वो प्रोसीजर है. ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज बाय ASB फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग का ऐसा ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करता है ASB. मैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ASB बोल रही हूँ. अकाउंटिंग का ऐसा ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है. देन सेकेंड इज constitution of study group by ASB to consider the specific project and to prepare the preliminary draft of the proposed accounting standard. The draft normally include objective and scope of the standard, definition of the terms used in the standard, recognition and measurement principle wherever applicable, and presentation and disclosure requirements. सब वो ड्राफ्ट में हर चीज़ होती है. डेफिनेशंस होते हैं. सबसे पहले तो पर्पस एंड प्रिलिमिनरी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होता है. देन डेफिनेशंस होते हैं, जो वो डेफिनेशन वो सारे टर्म्स की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में यूज़ की गई हो. उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन. वही अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे डील करते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. देन थर्ड स्टेप आता है कंसिडरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट. अब क्या करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, सबसे पहले तो एरिया रिकॉग्नाइज किया कि हमको किस एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है. देन उसने क्या किया, एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया है जिसमें क्या क्या था अपन देख चुके. देन थर्ड स्टेप क्या है, कंसिडरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट prepared by the study group of ASB and revision if any of the draft on the basis of deliberations. ठीक है, वो ड्राफ्ट कंसिडर किया जाता है और उसमें अगर कुछ रिवाइज करना है तो वो किया जाता है. देन सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर रिविजन बाय ASB. सबसे पहले तो जो ASB ने स्टडी ग्रुप बनाया है ना, वो स्टडी ग्रुप ही वो ड्राफ्ट बनाएगा. देन उसको ASB अगर उसके हिसाब से उसको कुछ, मतलब पूरा बोर्ड ही उसको अगर उसको रिवाइज करना है, वो स्टडी ग्रुप ने बनाया गया, तो वो मॉडिफिकेशन या चेंजेस कुछ करेंगे. देन फोर्थ इज वो ड्राफ्ट जो ASB ने रिवाइज किया है या ASB ने मॉडिफाई किया है, जो ASB ने अप्रूव किया है, वो सर्कुलेट होगा टू द काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज सच एज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, Securities and Exchange Board of India, Controller and Auditor General of India CAG, then Central Board of Direct Taxes CBDT, Standard Conference of Public Enterprise, that is SCOPE etc. for comments. इन सबको वो भेजा जाता है कि उनके कमेंट्स क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वो भेजा जाता है क्या, ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देन मीटिंग विद द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज to ascertain the views on the draft of the proposed accounting standard. उन सबको भेजने के बाद उन सबकी एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ हर एक बॉडी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा वो ड्राफ्ट के बारे में. ठीक है, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट टू द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स इशुएंस इनवाइटिंग द पब्लिक कमेंट्स. ये सब मीटिंग, ये सब बॉडी के रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स या चेंजेस डिस्कस करने के बाद मीटिंग में एक क्या बनाया जाता है, क्या बोल रहे हैं वो, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है फॉर एंड उसको इशू किया जाता है फॉर पब्लिक कमेंट्स. मतलब इन दैट केस नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक कैन कमेंट ऑन दैट अकाउंटिंग ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Then consideration of comments received on the exposure draft and finalization of draft accounting standard by the ASB for submission to the council of the ICAI for its consideration and approval for issuance. ठीक है, जब उनको पब्लिक से रिकमेंडेशन या कमेंट्स मिल जाते हैं, उन सबको कंसिडर करके एक फाइनल
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दैट इज ASB बनाता है और उसको ICAI काउंसिल के सामने रिप्रेजेंट करता है फॉर अप्रूवल एंड इश्यूएंस ठीक है. देन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड एंड बाय द काउंसिल ऑफ द ICAI and it found necessary modification of the draft in the consultation with the ASB is done. अगर ICAI काउंसिल को रिप्रेजेंट करने के बाद ICAI काउंसिल को ऐसा लगता है कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस होने चाहिए, तो वो ASB से कंसल्ट करने के बाद वो चेंजेस फाइनलाइज होते हैं. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज is then issued by the ICAI. For corporate entities, the accounting standards are issued by the central government of India. Very important है लास्ट वाला, आपको MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं भी आ सकता है. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ICAI. और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, यह होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसीजर, इशू करने का प्रोसीजर खत्म. तो एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली. क्या प्रोसीजर था? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया बाय ASB. देन ASB एक स्टडी ग्रुप डिसाइड करेगा जो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा. वो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड, डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द स्टैंडर्ड, देन अपने वो 4 वाले कॉमन पॉइंट्स, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. देन थर्ड स्टेप आता है वो ASB वो ड्राफ्ट को वेरीफाई करेगा, उसमें अगर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड चेंज करेगा. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने वो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल करने के बाद सर्कुलेट होगा डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज में, डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में, जैसे सेबी है, CNDG है, काउंसिल ऑफ ICAI. इन सबको वो दिया जाएगा कि उनके उनके कमेंट्स या उनके सजेशंस के लिए उन सबको भेजा जाएगा. देन उनके रिप्रेजेंटेशंस की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, मतलब सारे काउंसिल के मेंबर अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे अपॉन दैट ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देन सबके रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करके एक फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाएगा, एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और वो इशू किया जाएगा फॉर द पब्लिक कमेंट्स. ठीक है, देन पब्लिक के कमेंट्स ASB कंसिडर करेंगी और उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं तो वो करके एक फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी. और वो फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो किसके पास सबमिट करेगी? काउंसिल ऑफ ICAI के पास. काउंसिल ऑफ ICAI उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन या चेंज करने तो डायरेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. उसको ASB से कंसल्ट करके ही वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है. वो मॉडिफिकेशन करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, इट मीन्स फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा. और सबसे लास्ट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या इशू करने का राइट किसका है? ICAI का. बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर खत्म. देन उसके बाद द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. ठीक है, नीचे लिस्ट दी गई है. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इस्टेब्लिश standards which have to be complied by the business entities so that the financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. Following is the list of applicable accounting standards. AS1 is for disclosure of accounting policy, AS2 is for valuation of inventories, AS3 is for cash flow statements. ये बस आपके नॉलेज के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है, बट एक बार अपन पढ़ेंगे सब साथ में, नॉलेज के लिए है. आगे जाके तो आपको जैसे जैसे आप जाओगे IPCC फाइनल में तो ये एक एक स्टैंडर्ड डिटेल में आपको स्टडी करना है. ठीक है, तो AS1 इज फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. तो एटलीस्ट अभी नाम तो याद कर लो यार, मतलब नाम तो समझ लो. ठीक है, AS1 इज फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, net profit or loss for the period, prior period items and change in the accounting policies. Then AS6 is for depreciation accounting, AS7 construction contracts, accounting for construction contracts, AS8 now withdrawn है,
ये किस चीज़ के लिए था? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ठीक है। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS16 बोरोविंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 related party transactions, AS19 leases, AS20 earning per share, AS21 consolidated financial statements, AS22 accounting for taxes on income, AS23 accounting for investment in accordance in associates in consolidated financial statements, AS24 discontinuing operations, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible asset, and last AS27 financial reporting of interest in joint venture, AS28 impairment of asset, and AS29 provision contingent liabilities and contingent assets। ये है आपके नाम। एक बार फिर से अच्छी से खुद कंसंट्रेट करके पढ़ना, हो सके तो याद भी कर लेना, पता नहीं पूछ ले इंस्टीट्यूट कभी MCQs में या ऐसे। तो यहाँ होता है आपका यूनिट 8 भी खत्म, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या क्या देखा था? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों की इशू किए जाते हैं, 4 पॉइंट्स के लिए, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देन उसके बाद अपन ने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपैरेबिलिटी, टू एनेबल द कंपैरेबिलिटी एंड देयरबाय एनहेंसेस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज टू प्रोवाइड अ set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirement. Then benefits and limitations of accounting standard क्या क्या है? benefits क्या क्या है? 4 benefits है, नहीं सॉरी 3 benefits है। standardization of alternative accounting treatments, requirement of additional disclosure, and third is comparability of financial statement. Then 2 limitations थे, कौन से थे? difficulty in making choice between different accounting treatments, and second difficulty क्या थी? restricted scope होता है। then process देखा था, process का ये ऊपर वाला फ्लो चार्ट देख लो, उससे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, देन कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्क्यूलेशन अमॉन्ग द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, देन ascertainment of views of different bodies on draft, finalization of exposure draft ED, that is comments and received on exposure draft, then modification of the draft and issue of AS। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ICAI। और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी याद रखना। इजी टॉपिक है, MCQs या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, हो प्रोसेस या वगैरह। और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपको आगे आगे IPCC और फाइनल में भी इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका रेफरेंस आपको आगे के कोर्स में भी यूजफुल है। ठीक है, तो अच्छी से एक बार लेक्चर होते ही तुरंत एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड करो। अपन ने हर चीज़ क्लास में रिवाइज कर ली है सब पॉइंट्स किसके जरिए, तो आपको याद तो सब है, बस लिखना कैसे है तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार रीडिंग करनी पड़ेगी। बस मैं रीड बोल रही हूँ, लिसन केयरफुली, मैं रीड बोल रही हूँ, मैं लिखना तो नहीं बोल रही हूँ। लिखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, आपके तो 100% मार्क्स फिक्स हो जाएंगे फिर ये थ्योरी चैप्टर के। बट मैं रीड करने के लिए बोल रही हूँ, तो रीड तो कंपलसरी सबने करना है। अगर कोई शॉर्ट नोट बना रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो आई होप सब रीड करेंगे, अभी तो तुरंत करेंगे लेक्चर होने के बाद, एंड देन फिर जैसे जैसे आपका रिवीजन होते जाएगा पूरा सिलेबस होने के बाद, तो 2 से 3 बार और रीड कंसंट्रेशन से करोगे। ठीक है, रीड करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे तो बहुत अच्छा, बट रीड तो करना ही है कंपलसरीली। थैंक यू गाइज।